हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और ये वीडियो है हमारी क्लास 9 के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कंटिन्यूएशन। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये उस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सेल किन चीजों से मिलकर बनी होती है और उसके कुछ सेल ऑर्गेनेलेज भी आज हम पढ़ लेंगे। बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चलें तो एनसीईआरटी ने पहले एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, मतलब सेल किससे मिलके बनी है, कहीं की बनी है। तो इसका आंसर उन्होंने क्या दिया है, सेल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलेज, मतलब इस सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलेज है, उन्हीं को मिला के हमने सेल बोल दिया। बेसिकली इस सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, उसके जो भी कंपोनेंट्स है, उनको हमने सेल ऑर्गेनेले बोल दिया और वही मिलके सेल बना दे रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये अगर सेल है तो इसके अंदर यहाँ एक न्यूक्लियस है, अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलेज जो है उनका आपका क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे वो अरेंज्ड है, क्या उनका फंक्शन एंड ऑल है। तो एनसीईआरटी ने एक बात कही है, ऑलमोस्ट एवरी सेल कंटेन थ्री कॉमन फीचर। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है वर्ड ऑलमोस्ट को। देखो उन्होंने ये नहीं कहा कि हर सेल के पास ये तीन फीचर्स कॉमन होंगे, उन्होंने कहा ऑलमोस्ट एवरी सेल। अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं इन तीन में से ना एक को हटा दूं, और किसको हटा दूं, न्यूक्लियस को, तो ये दोनों जो है, अब मैं कह सकती हूँ कि ये दो फीचर जो है ये हर सेल का पार्ट है, मतलब हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म तो पक्का होगा। बट क्योंकि एनसीईआरटी ने तीन चीजों को मेंशन किया, उसने न्यूक्लियस भी बोला है, इसलिए उसने ऑलमोस्ट लगाया। जब हम न्यूक्लियस की डिटेल पढ़ेंगे और उसकी वजह से सेल के दो टाइप हो जाते हैं, तब आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों उसने ऑलमोस्ट वर्ड का यूज किया है। इसका क्लियरली मतलब है कि न्यूक्लियस हर सेल में नहीं मिलता। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट कॉमन फीचर की तरफ, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, किसी भी सेल की आउटर कवरिंग। जब भी हम सेल ड्रॉ करने बैठते हैं तो हमेशा एक बाहर को एक ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना देता है। शेप कुछ भी हो सकती है, हम ओवल शेप ले लें, राउंड शेप ले लें, रेक्टेंगल ले लें, स्क्वायर ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन बाहर एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में वो आउटलाइन ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है किसी भी सेल की, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। दूसरा मेन फंक्शन क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स है और सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है, उन दोनों को अलग अलग करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इतना सा कोई भी एक एरिया ले लें, हम कहें ये एक एरिया और यहाँ इसके अंदर ये सेल प्रेजेंट है, तो इसके अंदर जो भी प्रेजेंट है और बाहर जो भी प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये उसका फंक्शन हो गया। दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि चीजों को सेलेक्ट कर करके, जैसे हम लोगों में भी कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव है, ऐसे ही कुछ भी नहीं रैंडमली ले लेता है या ले लेती। तो सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कहीं है ना किसी सेल की, तो ये नहीं है कि आप उसमें किसी भी चीज की एंट्री करा दो और इसके अंदर से कोई भी चीज बाहर निकाल दो, नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगी कि इस चीज के बाहर जाने से कोई नुकसान तो नहीं है, या इस चीज के अंदर आने से कोई नुकसान तो नहीं है, या मुझे जरूरत भी है इसे एंट्री या एग्जिट कराने की। इस सब को देखने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि सेल के अंदर कोई चीज एंट्री लेगी या सेल से बाहर निकल जाएगी। दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल। लास्ट पॉइंट हमारा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, जब हम अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल देखेंगे तब हम बात बताएंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड जो मूवमेंट शो कर सकता है, तो सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है, जब आप उसको देखेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे होती है। एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है लिपिड एंड प्रोटीन्स, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, तो या तो वो लिपिड के साथ प्रेजेंट होंगे या वो प्रोटीन के, वो अकेले इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं होंगे। इसलिए आप चाहो तो कार्बोहाइड्रेट को मेंशन कर दो, और नहीं भी करोगे तो ये अंडरस्टूड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल। जो अभी हमने बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना है। एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहाँ पे है ये तीनों चीजें, अगर आप उसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये तीन चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है।
इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दी हैं। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके बनाना चाहे ना तो हम इसे अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? अभी दिखाती हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप अगर देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ना आपको कुछ ऐसा दिखेगा। वहां पे डायग्राम में बहुत कॉम्प्लेक्स और मतलब उसमें बहुत परफेक्शन से बनाया, हम बहुत इजी सा बना लेते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाई देगा। कहीं बीच-बीच में आपको कुछ चीज़ें ऐसे एम्बेडेड दिखाई देंगी और ऐसे फिर आगे ये चीज़ फर्दर कंटिन्यू होती रहेगी। इनके ऊपर कुछ एंटिटीज़ प्रेज़ेंट हो सकती हैं। पहली बात तो इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 लेयर हैं। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? बाइलेयर। नेक्स्ट आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है और एक स्ट्रक्चर आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है। आपने बात की थी ना लिपिड की, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये ही लिपिड है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ये होता है लिपिड मॉलिक्यूल। इसमें 2 चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं। एक होता है हेड, एक होती है टेल। तो टेल कितने नंबर में प्रेज़ेंट होती है? 2 और हेड कितना है? 1। हेड जो होता है वो वाटर लविंग होता है और टेल जो है वो वाटर रेजिस्टेंट होती है, जिसको आप हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं। इसकी डिटेल अभी आपको नहीं दी गई है। दूसरा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है आपका प्रोटीन और ये जो स्ट्रक्चर मैंने इनसे अटैच किए थे, ये है कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन 3 चीज़ों से मिलके बनी है? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब अभी जो हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव इन नेचर है, कभी चीजों को एंट्री दिलाएगा, कभी एग्जिट कराएगा सिलेक्ट कर करके। बट ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चीजें अंदर से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर ये हो रही हैं, ये किस टाइप का होता है? बेसिकली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखाएगी। एक है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कोई भी चीज बाहर से अंदर आ जाए या अंदर से बाहर चली जाए, कोई एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होगा। बिना एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बाहर और अंदर चले जाएंगे। इसमें हमें 2 एग्जांपल दिए गए हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। एनसीईआरटी में सिर्फ यही दिया है, तो आपको इसी को फॉलो करना है, ये बस थोड़ी सी नॉलेज के लिए है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि किसी चीज को अगर मुझे बाहर से अंदर लाना है ना, तो मुझे एटीपी या कोई एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। इसका एग्जाम्पल होता है सोडियम पोटेशियम पंप। हमें डिटेल में पढ़ना है पैसिव ट्रांसपोर्ट को, उसके भी 2 एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अगर किसी के पास खुद के पास कोई ज्यादा सोर्सेज होंगी, तभी तो वो आगे किसी को दे पाएगा ना। अगर हमारे पास ही नहीं है तो हम किसी को क्या देंगे? तो मान लो हम कहते हैं ये कोई बीकर है जिसमें यहाँ पे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल है, मान लो ये O2 है या CO2 है वॉटेवर, और यहाँ भी है बट थोड़े से कम है। तो गैस कहाँ से कहाँ मूव करेगी? इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ उसकी कंसंट्रेशन हाई थी और यहाँ लो। तो डिफ्यूजन एक कैसा प्रोसेस है? एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है किसी भी सब्सटेंस का उसकी हाई कंसंट्रेशन से उसकी लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एनर्जी खर्च होती होगी? नहीं। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे मॉलिक्यूल्स मूव हो जाएंगे बट कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। इसका एग्जांपल आपको क्या दिया है कि हमारी जो सेल्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स जो है उनका मूवमेंट होता है डिफ्यूजन के थ्रू। कैसे? जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो एक्चुअल में हमारी लंग्स में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि सारी ऑक्सीजन ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और बाहर से जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चली जाती है। सेम गोज विथ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी पूरी बॉडी रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाती है। तो जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो बाहर जो है नेचर में जो एयर हम इन्हें एक्सहेल इनहेल कर रहे हैं उसमें CO2 का कंसंट्रेशन कम है और हमारी बॉडी में ज्यादा है, तो हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ में। इसके अलावा आप डिफ्यूजन वहां भी देखते हैं कि आप अगर कोई परफ्यूम स्प्रेड करें तो आपने रूम में परफ्यूम डाला लेकिन उसकी खुशबू बाहर तक चली जाएगी, वहीं से आपकी मम्मी चिल्लाएगी, उसी खुशबू लगा ली, क्या कर लिया? तो आपने क्या, वो मॉलिक्यूल्स क्या हुए जो आपने अपने ऊपर लगाए, तो वहां तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, बाहर वो नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव कर जाएंगे? अपनी हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है ऑस्मोसिस। तो क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है तो यहाँ भी कोई एनर्जी यूज नहीं होगी। ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है। कैसे? यहाँ पे डिफ्यूजन में हमने बोल दिया एनी सब्सटेंस, ऑस्मोसिस में हम बोल रहे हैं मूवमेंट किसका, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल। कहां से कहा, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, उसकी हाई कंसेंट्रेशन से उसकी लो कंसेंट्रेशन में। बट एक चीज का डिफरेंस है, हम ये भी तो कर सकते थे कि यार इसको भी डिफ्यूजन में डाल देते, बट नहीं डाला, क्योंकि डिफ्यूजन में हमने कहीं भी सेलेक्टिवली परमेएबल टर्म का यूज नहीं किया। ऑस्मोसिस मतलब वाटर का मूवमेंट तो है ही, बट वाटर का मूवमेंट भी किधर से, थ्रू सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। मतलब बिना, अगर सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। अगर ऐसा कोई केस है ना जहां पे आपका कोई बीकर है और कोई सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं है और वहां वाटर मूव कर रहा है किसी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, तो उसे ऑस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन ही कहेंगे। लेकिन अगर वो किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट कर रहा है तो वो ऑस्मोसिस हुआ। ठीक है। अब यही प्रोसेस कि सेल कब वाटर को या किसी भी मॉलिक्यूल को अपने अंदर एंट्री कराएगी, कब बाहर निकालेगी, इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी में बेसिकली हम सॉल्यूशंस के टाइप्स पढ़ते हैं। अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब कोई भी एक चीज जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनी हो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का मतलब है कोई भी एक चीज जिसमें दो चीजें हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेसिकली किसी चीज में जो कम अमाउंट में होगा ना वो हमारा सोल्यूट कहलाएगा, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि आप पानी में नमक मिला लो। आपने एक बीकर में या ग्लास में पानी भरा और उसमें 1 चम्मच नमक मिला दिया। कम क्या है यहाँ पे, सॉल्ट कम है ना, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो अब हमें टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखना है। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमें दिया है कि हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। ये सारी चीजें ना कंपैरेटिव है, कि आप दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हो। आप अकेले तो नहीं बता सकते ना कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है या मतलब कैसा है, आप किसी से कंपेयर करके बताओगे ना कि उसके ज्यादा नंबर आए तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। कोई भी सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे हम, कि मान लो मेरे पास 2 बीकर है, मैं कहूँ यहाँ पे मैंने 2 स्पून सॉल्ट के डाले और यहाँ पे मैंने 1 स्पून डाला, तो ये अगर ए सॉल्यूशन है और ये बी सॉल्यूशन है, तो बी सॉल्यूशन ए के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक है। तो यहां से हमने क्या कहा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और अगर इसे उल्टी वे में देख लें, अगर मैं ये कहूं कि पानी को कंपेयर करो, जब यहां मैंने 2 चम्मच सॉल्ट का डाला और यहाँ 1 चम्मच डाला, तो मतलब वाटर किस में ज्यादा होगा, ए वाले में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो हुआ जहां सोल्यूट ज्यादा और वाटर कम होगा। और हाइपोटोनिक क्या हुआ, इसका जस्ट उल्टा। अगर किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट कम है और वाटर ज्यादा है तो वो हाइपोटोनिक से। अब एक सॉल्यूशन आया आइसोटोनिक। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। अगर कोई दो सॉल्यूशन ऐसे हैं, मान लो मैंने 2 सॉल्यूशन बनाया, दोनों में 2-2 स्पून सॉल्ट डाल दिया, तो दोनों की क्या हुई, टोनिसिटी सेम हुई, तो वो क्या हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आपने किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, मतलब उस सेल में पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, हाई टू लो, तो सेल से पानी बाहर निकलेगा। अगर किसी सेल से पानी बाहर निकलेगा तो वो सेल क्या होगी, श्रिंक होगी, क्योंकि आपने वाटर को बाहर मूव कर दिया। अगर हम इस चीज को हाइपोटोनिक में रखें जहां बाहर पानी ज्यादा है और सेल में कम है, तो सेल के अंदर पानी जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगी, सेल स्वेल होगी। और अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है, जितना पानी अंदर एंट्री लेगा उतना ही पानी बाहर भाग जाएगा, तो नेट मूवमेंट क्या हो जाता है यहाँ पे वाटर का, जीरो। तो ये आपकी होती है टोनिसिटी। ये सब हमने यहाँ पे इसलिए पढ़ा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो मूवमेंट हो रहा है चीजों का, उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलेज, जो कि हमें बताया भी गया था एनसीईआरटी में कि सारी ही सेल्स के फीचर होंगे। क्या थे वो,
साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इस वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उससे होने वाले ट्रांसपोर्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको कंटेंट समझ आ रहा है, आपकी कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।